नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी के लोगों को पता नहीं इतना गुस्सा क्यों होने लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, रणविजय है, उन्होंने ट्वीट किया है, महिला दरोगा है, गुस्से में आ गई, जाम में थी और खुद को नहीं, मैं तुम्हारे मुंह में मूत दूंगी सबके सामने। पता नहीं ये पुलिस वालों से भगवान बचाए, कब टांग में गोली मार दें, कब मुकदमा कर दें, कब मुंह में मूत दें। रणविजय ने मांग की है कि सार्वजनिक शौचालय की जगह बड़े ज्यादा होने चाहिए। पता नहीं लोग मुंह में क्यों मूतना चाहते हैं। बड़ी खराब भाषा है, लेकिन राजनीति के मतलब बड़े हैं और लोगों को समझना चाहिए कि आखिर आपके दिमाग को इस तरह तेजाब में क्यों बदला जा रहा है। आपको हर समय गुस्सा क्यों आता है? 2014 से पहले भी क्या आपके दिमाग इतना ही मासूम अशांत था, या अब आपको हर समय गुस्सा आने लगा है? थोड़ा विचार करिएगा। राजनीति की बहुत सारी खबरों को समझने के लिए दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के पास चलते हैं। आप 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद संजय जी। रणविजय सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, मतलब नौजवान है, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा तीखी तीखी चुटीली भाषा में ट्वीट करता है। तो रणविजय ने ट्वीट किया है, उसकी इन्वर्टेड कॉमा में ट्वीट की शुरुआत है, मुंह में मूत दूंगी, यूपी पुलिस की महिला दरोगा ने कहा। है मेरठ। मुझे इस ट्वीट इसलिए याद आया कि आप भी मेरठ के हैं, तो फिर मुझे लगा आपसे वही की बातें कर ली जाए। मेरठ में ट्रैफिक जाम में दरोगा जी की गाड़ी फंस गई, जिसके बाद उनका पारा हाई हो गया। पता नहीं लोगों को इतना गुस्सा क्यों आने लगा है, हर आदमी उभरने लगा है। इस ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार से डिमांड है कि सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाए। लोग इतने परेशान हैं कि मुंह में मूतने की बात कर रहे हैं। भाषा थोड़ी मेरी खराब है, लेकिन रणविजय ने ट्वीट किया है, एक्स पे लिखा है, तो मुझे लगा कि दर्शकों को यही बात समझ में आनी चाहिए। हुआ क्या था, एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं 2 मिनट का किस्सा सुना दूं, बहुत मजेदार है। एक मिनिस्टर थे, अब नहीं रहे दुनिया में, तो इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने एक नौजवान को बड़ी गंदी गंदी गालियां दी। तो उसने कुछ लिख दिया था सोशल मीडिया पे। उस बेचारे नौजवान के फोन में रिकॉर्डर लगा हुआ, तो उसने कुछ पत्रकारों को डर के मारे भेज दी रिकॉर्डिंग कि ये जो है ये सुबह सुबह कहीं मेरे को मरवा ना दे। तो हमने सोचा अपनी टीम के संग कि इस खबर को छापा जाए। तो पहले तो हेडिंग लगाया कि मंत्री ने गाली बकी। तो मुझे लगा कि दर्शकों को लगेगा मंत्री तो गाली बकते ही रहते हैं, इसमें कोई क्या नई बात हो गई। तो मुझे लगा कि गालियां छाप दी जाए, नया प्रयोग किया जाए। तो मलिक साहब, वो मेरा अखबार इतना लाखों करोड़ों में वायरल हुआ, मैंने लिखा साले भो डैश 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 तेरी माँ को। और उसका इतना रिएक्शन हुआ। एक बड़े अखबार के संपादक ने मुझसे कहा, जैसे ही अखबार बटा, 4 बजे फोन आया कि तुमने आज क्या किया, तुमने गालियां छाप दी, क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा एक मिनिस्टर है और वो गाली दे रहे, तुम गाली छापेंगे क्यों नहीं? उसमें विवाद शुरू हुआ, बुरे लोग अखबार फेंक देंगे। 1 घंटे बाद एजेंसी वाला आया कि जितने अखबार थे सब अखबार बिक गए, कुछ और छाप और सकते हैं। चाहिए। लेकिन फिर दिल्ली के बड़े से बड़े पत्रकारों ने वो तारीफ करी कि इन मंत्रियों को आईना दिखाने का यही तरीका था कि अगर जो वो कर्म करें वो कर्म सामने लाओ। मंत्री महोदय फिर बाद में मुझे मिले, बड़े झेपे झेपे से मिले वो। लेकिन मैंने गाली छाप दी कि मंत्री देखो यूपी का मंत्री कैसे गाली बकता है। और जब मैंने छापी, शाम को 7 बजे एक बड़े नेशनल चैनल के एडिटर का मेरे पास फोन आया कि वो गालियों की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मैंने उनको भेजी और रात के 9 बजे हर देश के टीवी चैनल पर चल रहा था यूपी का मंत्री कैसे बकता है गाली। तब टीवी चैनलों की हिम्मत थी, वो अखिलेश यादव का फोटो लगा के छाप दिया करते थे टीवी चैनल पे, देखो मुख्यमंत्री का। आज के टाइम में योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के कोई छाप दे तो उसकी औकात नहीं है। या तो टांग पे गोली पड़ेगी, या फिर एक तो मुकदमे लग जाएंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा। दिल्ली की छाप दी तो आजकल 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 हमारे यूट्यूब के पीछे पड़ गए हैं। 1 दर्जन वीडियो पे भारत सरकार ने शिकायत कर दी था, 4 PM से ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। पता नहीं क्यों मैं इतना प्यार करती है भारत सरकार मुझे, कि हर समय याद आता रहता हूँ मैं। खैर वो किसी दिन और दिन वीडियो करूंगा उस पर। लेकिन ये जो मैडम है महिला दरोगा, ये कह रही है मुंह में मूत दूंगी, और रणविजय कह रहे हैं कि साहब शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाए। लोग इतने गुस्से में मुंह में मूतने की बात कर रहे हैं। भाषा थोड़ी अश्लील है, असंसदीय है, लेकिन ऐसी भाषा पे भी बात होनी चाहिए जब यूनिफॉर्म में बैठी हुई दरोगा इस तरह की भाषा बोले। मलिक साहब, आपका इलाका, आप बताइए क्यों गुस्सा आता है? देखिए संजय जी, वो तो दरोगा है, मेरठ में है। और मेरठ का जो एरिया है, क्योंकि मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। यहाँ तो लठमार भाषा चलती है। भाषा बहुत बढ़िया चलती है, भाषा बहुत और ही। और एक सेकंड मलिक साहब, एक सेकंड और लूंगा, आज आपको गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मजेदार किस्से याद आ रहे हैं। एक बार एक जाट में और एक तेली में लड़ाई हो गई। भैया जाति वाले मुझसे नाराज होते हैं ना, मलिक साहब भी जाट है इसलिए सुना रहा हूँ। तेली ने कहा कि जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। अब जाट को बड़ी गुस्सा आया कि हम तेली को जवाब कैसा दें, समझ नहीं आया। बहुत देर सोचते रहे जाट, तो उससे बोले, फिर बोले तेली तेली तेरे सिर पे कोलू।
तो तेली ने कहा ये तो कोई बनी नहीं लाइन, मैंने लाइन बनाई थी, कोई जाट ने जाट तेरे सिर पे खाट। जाट बोले लाइन बनी नहीं बनी, लेकिन बोझे से तो मर जाएगा, कोलू इतना भारी होता है उससे मर जाएगा। जी मलिक साहब। तो संजय जी, यहाँ पे क्या है कि ये अक्खड़वाद चलता है और इस तरह की नोक-झोंक और इस तरह की चीजें बहुत सारी और बहुत समय से यहाँ चलती रहती हैं। आज जिस प्रकार से मोबाइल का ज़माना है, तमाम लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, इसलिए पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात मैं इसको नहीं मानता हूँ। आप जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस मेरठ की बात करते हैं, उसके मुखिया की एक वीडियो चली थी। एक टीवी एजेंसी के कैमरामैन को क्या उन्होंने कहा था, वो आपको याद कर लेना चाहिए। अगर इस स्तर पे ये चीजें हो सकती हैं, तो दरोगा ने और महिला ने अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल चीजें हैं और वो तो पुलिस में है। उसका तो वाकया ही ऐसे लोगों से पड़ता है, ऐसी महिलाओं को, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम उसका डेली का है। और हो सकता है वो सच में भी इस तरह की घटना को अंजाम देती हो। थाने में भी तो रहती है ना वो, और थाने में पकड़ के लाती है अपराधियों को। अपराधियों के साथ क्या पता है इस तरह की प्रवृत्ति करती हो। एक बात। दूसरी बात ये है संजय जी, अगर आप मेरठ को देखेंगे, जब हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं मेरठ की, तो कहानी ये भी हमारे के पूर्वज सुनाते रहे हैं कि मेरठ ऐसी जगह है, श्रवण कुमार को कहते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए इतना जो है भक्त था, अपने माता पिता का, चारों धाम की यात्राएं उनको करा रहा था। और जब वो हरिद्वार से उनको मथुरा की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में मेरठ कमिश्नरी पड़ी। और जब वो इस एरिया से मैं एंटर करके इसमें चल रहा था, तो उसने उन दोनों को नीचे रख दिया और पूछा कि भाई मैं तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या करो, मैं नहीं लेके जा रहा तुम। तो वो समझदार थे, उनकी आंखें नहीं थी लेकिन समझदार थे, अनुभवी तो थे वो। तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटा कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये बताओ हम अभी कौन से एरिया में हैं? तो उसने कहा मेरठ कमिश्नरी में है, अभी हम लोग मेरठ के पास है। बोला कोई बात नहीं, थोड़ा क्रॉस कर ले, जरा गाजियाबाद वगैरह इंद्रप्रस्थ क्रॉस हो जाए, फिर हम बताएंगे आपको। तो जैसे ही वो सीमा क्रॉस किए और फिर उसके पिताजी ने पूछा, हाँ भाई तू कुछ कह रहा था? और ना मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो ये मेरठ का पानी ही ऐसा है और मेरठ का क्षेत्र ही ऐसा है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा रणविजय जी से कहिए कि इसको दिल पे ना लगाएं। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो शुरू ही किया था शौचालयों से। अरे भाई शौचालय पूरे देश में, आप खाली मेरठ की बात करें, उन्होंने तो पूरे देश में शौचालय बना दिए। वो शौचालयों का पैसा कहाँ गया, वो शौचालय कहाँ चल रहे हैं, वो शौचालय किन स्थिति में है, वो कौन से कागजों पे शौचालय बने हैं, तो मुझे इससे याद आता है। खैर, दूसरी बात ये है संजय जी कि ये जो चल रहा है गाली गलौज का मामला, चीजों का मामला, आज कोई किसी की बात का कोई महत्व रह गया है क्या? जब सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री, सरकार के जितने भी गृह मंत्री सब झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके परम प्रिय ज्ञानेश कुमार जी ने झूठ बोल दिया कि हमने तो वो सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया जिससे हम सर की जांच कर रहे हैं। बाद में पता चला चुपचाप उसी सॉफ्टवेयर से आप कर रहे हैं। योगी जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, भाई आपकी पार्टी के ही है वो कोई समाजवादी पार्टी के थोड़े ही है। अब बताइए, लगभग 3 करोड़ वोट कट गए, 2,90,00,000 वोट कट रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में, आपकी लखनऊ में मेरे ख्याल से 11 विधानसभा हैं और 1.5 लाख के लगभग एक विधानसभा सीट पे एवरेज आ रहा है। गाजियाबाद में 1.25 लाख एक सीट पे एवरेज आ रहा है। तो इतने वोट कट रहे हैं एक विधानसभा सीट पे, ये कौन सा पैमाना है आपके पास वोट काटने का? आप तो कह रहे थे बीएलओ घर घर जाएगा। बताइए किसके घर बीएलओ आया, उसने क्या जांच करी? उसको खुद ही नहीं पता क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इस तरह की चीजें देश में चल रही हैं। इसलिए दरोगा पे शुरू किया था आपने, दरोगा पे ही खत्म करता हूं कि दरोगा की गलती नहीं है। जब नीचे से ऊपर तक ही मामला बिगड़ा हुआ है तो उसमें दरोगा ही क्या करेगी बेचारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरठ वाले मुझे बहुत पीटेंगे, मैं आ गया। मेरठ के लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरठ वाले होते भी बहुत प्यारे हैं। वो बात तो खड़ी खड़ी करेंगे लेकिन प्यार भी खूब करते हैं। आप जैसे आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई जैसे आप मेरे हर समय खड़े रहते हैं, ऐसे ही मेरठ के लोग भी खड़े रहते हैं। बात थोड़ा मेरठ से आगे बढ़ जाऊंगा। एक हारे हुए नहीं, इसमें संजय जी फिर मेरठ का जवाब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक और चीज इसमें जोड़ देते हैं
मोस्ट प्रोबेबली मेरठ में थोड़े अक्खड़ लोग रहते हैं, और जैसे ज्यादातर बहुतायत में जाट यहाँ गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन दूसरे जो भी किसान हैं उसमें त्यागी भी हैं, राजपूत भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनको भी वो व्यवहार उनका भी जाटों की तरह ही होता है। और ये इतने हार्ड होते हैं, बाहर से इतने गुस्से वाले होते हैं, इतने बदमिजाजी और बद जवानी होते हैं, लेकिन जैसा अगर आप हल्का सा इनसे प्यार से बोल दोगे तो आपके लिए जान लुटा देंगे। एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ कि एक गन्ना किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद के अपने गन्ने शुगर मिल में लेके जा रहा है, और किसी ने उसकी ट्रॉली से 2 गन्ने खींच लिए, तो वो उसको जब तक वो गन्ने छीन के पीट नहीं देगा उसको शांति नहीं मिलेगी। और अगर कोई खड़ा होकर कहे कि भाई साहब ये 2 गन्ने ले लूं क्या, बोलो 2 क्यों, 4 ले ले, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये इस तरह के लोग यहाँ पे होते हैं कि बाहर से तो बड़े हार्ड है नारियल की तरह, लेकिन अंदर बड़े सॉफ्ट और मुलायम है, बड़े दिल वाले लोग हैं मेरठ के। ये जी, बात तो सही है, लेकिन इतने दिल वाले नहीं है। मैं इतने दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को मेरठी गजक भिजवा दीजिए, रेवड़ी भिजवा दीजिए, और आप लोगों को ध्यान ही नहीं आता। तो आप नहीं नहीं, वो तो मेरठ की गजक। भिजवा जरूर देगा। मैंने आज कह दिया तो पक्का मेरे ऑफिस में मेरठ की गजक और रेवड़ी आई जाएगी। आप नहीं आए इसलिए मैंने आज मंच पे कह दिया। कल ही पहुंच जाएगी, कल ही पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। मेरठ का गुड़ और गजक दोनों पहुंच जाएंगे, आपको चिंता ना करिए। जी जी जी। आपके पड़ोस के राज्य में चलता हूँ मलिक साहब। कहा एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का परिणाम उत्तराखंड बहुत बुरी तरह भुगत रहा है। बंदे ने 1000 करोड़ में मीडिया को बांट दिए, त्राही कर रहा है बेरोजगारी को, पलायन को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री को होश ही नहीं। 1000 करोड़ दे दिए कि मीडिया गुणगान करेगा। अजीत राठी पत्रकार है, बहुत अच्छे। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में भाजपा नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग नाराज हैं। आज ऊधम सिंह नगर जनपद में नैनीताल में भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को लोगों ने काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने मुश्किल संभाला। एक बदमाश त्यागी है, उसका मर्डर, उसने करोड़ों रुपए का खेल। यह भी उत्तराखंड में आजकल छा रहा है, चल रहा है। उत्तराखंड की सरकार केवल फिर हिंदू मुसलमान से काम करना चाह रही है, लेकिन जिस तरह की एक छोटी सी बच्ची अंकिता भंडारी के संग भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, ये देवभूमि है, देवों की भूमि है। हरिद्वार जहां से शुरू होता है हरि का द्वार है। इस पवित्र राज्य में इतने गंदे काले लोग कहां से आ गए तो पूरे पहाड़ का दिल चीर दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं दिल दहलाती हैं। मलिक साहब, क्यों हो रहा है उत्तराखंड में ऐसा? देखिए संजय, सबसे पहले तो ये देखिए कि धामी जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको दोबारा हारने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए अपनी सीट हार गए, और उनको फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की आंख के तारे हैं, वो दुलारे हैं, उनके नैन प्यारे हैं, क्योंकि वो केंद्र की सारी चीजें रबर स्टैंप की तरह चलाते हैं। तो इसलिए तो वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से दोहन चल रहा है उत्तराखंड में, चाहे पहाड़ों को बींधने का काम हो, उनको घायल करने का काम हो, चाहे वहां पे खनन के माध्यम से लूटने का काम हो, वो सब काम जो है सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार के इशारे पर सारी चीजें हो रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें बहुत ही व्यापक तरीके से बढ़ रही हैं। ये जो अंकिता भंडारी का 2 साल पहले जो केस हुआ था, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए, 3 साल होने वाले हैं। जब ये केस हुआ था इस पे तब भी बड़ा उद्यम हुआ था, लेकिन इसको किसी तरह दबा दिया गया था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ना। डबल इंजन की सरकार के कई फायदे होते हैं। तो उसमें केस दबा दिया गया क्योंकि उसमें बार बार वीवीआईपी का नाम चल रहा था। अब तो वीआईपी का नाम भी खुल के आ गया है, कौन है ये। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी हैरानी और थोड़ी सी उदासी, या इसको बोलेंगे हम कि थोड़ा सा हमें ये लगता है कि आम जनता को क्या हो गया है। आप हैरानी की बात देखिए कि एक महिला कल सेंगर के बचाव में आ गई जंतर मंतर पे, एक अपराधी के बचाव में आ गई। सब आप ये गलत कर रहे हैं। वो महिला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोदी जी को राखी बांधती है, तो ये गलत कर रहे हैं। मोदी जी को राखी बांधने वाली कुलदीप सेंगर का बचाव नहीं करेगी तो क्या मेरा बचाव करेगी? ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, राखी बांधना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो एक अपराधी है, बलात्कारी है, उसका बचाव वो किस अधिकार से कर रही, किस तौर पे कर रही है, क्या उसकी मानसिकता है। मैं कह रहा हूं इसी मानसिकता के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
और वो उत्तराखंड में भी इसी मानसिकता के लोग हैं। आज अंकिता भंडारी का मामला सोशल मीडिया पे और जो छोटे मीडिया घराने उसमें छाया हुआ है। बड़े मीडिया घराने या बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसको दिखाने में कोताही बरत रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े विज्ञापन लेने हैं सरकार से। तो ये जो आपने अभी मामले की बात करी है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, बड़े मीडिया घरानों को मोटा पैसा भाजपा की सरकार बांट रही है, उससे उनकी मजबूरी है मीडिया की बैठना। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि जो छोटे यूट्यूब चैनल चलाने वाले या जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस मामले को जिस तरह से उठाया है, उनको भी नोटिस पहुंचे हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको भी दबाने का काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम उन लोगों की सराहना करते हैं जो लोग इन सारे मामलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तमाम उत्तराखंड के लोग घरों में घुस गए, बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मामला भारतीय जनता पार्टी जितना दबाएगी संजय जी, उतना ये मामला बड़ा बनेगा। इस मामले को देख के मुझे दिल्ली का 2012 का निर्भया कांड याद आता है। निर्भया कांड में कम से कम सरकार ने इस तरह का आचरण नहीं था सरकार का कि उन चीजों को दबाए, जनता की आवाज को दबाए, युवाओं की आवाज को दबाए। मुझे याद है उस रात को लाखों लोग इंडिया गेट और नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच गए थे। राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री के कार्यालय में ना घुस जाए इसलिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी विजय चौक के ऊपर, और वहां से ऊपर नहीं जाने दिया था लोगों को। लेकिन ना कोई लाठीचार्ज हुआ, ना कोई आंसू गैस का मामला हुआ। पुलिस ने तत्काल एक्शन किया और उस बेटी को बचाने के लिए स्पेशल प्लेन से उसको सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची और दोषियों को सजा भी हुई, सारी चीजें हुई। सरकार ने जनता के ऊपर नहीं नोटिस भेजी, सरकार ने लोगों को अरेस्ट नहीं किया, सरकार ने जो उसका विरोध कर रहे थे उनको पकड़ के अंदर नहीं डाला। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो इस सरकार में ना कोई इस्तीफा देता है, ना कोई जवाबदेही है, ना कोई सवालों के जवाब देता है। आपके परम मित्र का 112 करोड़ का मामला चल रहा है, पीएमओ से संबंधित है, पीएमओ को जवाब देने को तैयार है। ये परम मित्र मेरे कौन से नाम भी बता दीजिए। भाई नवनीत सहगल जी आपके उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्होंने तमाम हाईवे अखिलेश की सरकार में बनवाए, मायावती जी की सरकार में नोएडा एक्सप्रेस वे बनवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टीवी चैनल एक आप चला रहे हैं, एक वो चला रहे हैं, दो ही तो चैनल चल रहे हैं आज की डेट में। तो भाई साहब वो आपके परम मित्र हैं, तो इसलिए हम उनका नाम बता रहे हैं कि 112 करोड़ का आरोप उन पे है, तथ्यों के साथ एक बड़े अखबार ने छापा है। कोई जवाब आज तक नहीं आ रहा है किसी की तरफ से। इनका कहना हम जवाब देंगे ही नहीं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी ऑफिसर पे इतना बड़ा लांछन लगे, इतनी सारी चीजें हों और पीएमओ बोले ही ना, ये तो पहली बार हमने सुना है कि आप उसको हटा भी नहीं रहे और उल्टा एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने कह दिया मेरे परम प्रिय मित्र, अब तो कार्रवाई नहीं हो रही होगी, तो कल से शुरू हो जाएगी। अच्छा संजय शर्मा का दोस्त नहीं है जो? नहीं, बच जाएंगे आप, बच जाएंगे। दोस्तों पर कार्रवाई नहीं होती, बच जाएंगे। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे था, सरकार बदली तो उसके 5-6 महीने बाद एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा जो साइड वाला होता है वो धंस गया। पूरी बीजेपी ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि साइड वाला हिस्सा धंसा था कि ये है सच, ये है समाजवादी पार्टी का सच, धंस गया एक्सप्रेस वे। मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और 48 घंटे में स्टोरी छापी। उसकी हेडिंग ये थी कि एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा धंसा उसे बनाया था भारतीय जनता पार्टी के नेता की कंपनी ने, और उसको ब्लैकलिस्ट करने की जगह फिर दे दिया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का सैकड़ों करोड़ों का ठेका। और उन्होंने बताया था कि आगरा के जैन साहब जो हैं उन्हें वो हिस्सा मिला था बनाने का। बाद में टोल के नाम पे भी उन्होंने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी कर डाली टोल टैक्स के नाम पर। और पूर्वांचल जो बना है सरकार में, मोदी जी उद्घाटन करके गए और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पूर्वांचल एक्सप्रेस धंस गया। तो ये जो कहानियां हैं नेताओं की, वो कहानियां जितनी हो ना उतनी कम है। जैसे बड़ा मजेदार खबर आज ट्वीट हो रही है लगातार कि पूर्वांचल ये जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, अभी बड़े जोर शोरों के संग 3 पंडित जी लोगों की मूर्ति बना दी। उसमें बहुत बढ़िया खबर ये हो रही है कि जो ठेका था उसका, उसमें भी साहब लोगों ने खेल कर दिया। मेरे आयुष ने मुझे उस खबर का लिंक भेजा, क्योंकि मैं व्यस्त था थोड़ा सा, तो उसने उस खबर को लिख के भेजा कि जो पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लखनऊ में जिस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया उसमें घोटाले की खबर सामने आई है। मेरे ख्याल से भास्कर ने लिखी है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है।
एलडीए के इंजीनियर ने 60 लाख को बना दिया 2.25 करोड़ रुपया, पार्किंग बनवाने में 4 गुने का बिल भेज दिया। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के घर से 2 किलोमीटर दूर है एलडीए, वहां पे अफसर 4 गुना रेट चल रहा है आजकल। अफसर भी 100-200 नहीं 400 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं उत्तर प्रदेश में। रामराज कब के भी वाली सब ऐसे ही आता था, हमने जो रामराज की बातें सुनी है वो ऐसे ही आता था, लक्ष्मी जी मेहरबान होती है तो रामराज जा जाता है। संजय देखिए, ये तो उसमें भास्कर डिजिटल ने खबर छापी है, मैंने भी देखी है, लेकिन इन खबरों के छापने न छापने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास हैं, आप छापिए नहीं छापिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार कई केंद्रीय मंत्रालयों के कागज भी हमारे पास हैं, तथ्य भी हैं, सब कुछ है, आप उनको छापे ना छापे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि सचिव हैं, 2 घोटाले पहले आ चुके हैं, मैंने उनको भी मेल किया है, इसके अलावा मैंने दूसरे विषय पे भी मेल किया है, कोई जवाब नहीं आता है, किसी ना सेक्रेटरी का आता है, ना किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी का आता है, ना किसी डीजी का जवाब आता है। आप आरटीआई लगा लीजिए, आप अखबार में खबर छाप दीजिए, इनके कान पे जून नहीं रेंगती है, इनको ये लगता है कि हमने सब सेटिंग कर दी। तो इसलिए ये जो मामला है लखनऊ में छपने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो 4 गुना बिल भेजा, यहाँ तो 10-10 गुने बिल भेज रहे हैं, यहाँ तो 10-10 गुना रकम जो है वसूल कर ली गई है। दिल्ली में कई मिनिस्ट्री में ऐसे खेल हैं कि प्रधानमंत्री का इवेंट हुआ और वहां पे 1.5 करोड़ का मामला था, 15 करोड़ रुपया ले लिया एजेंसी ने। ऐसे कई केस हैं, लेकिन उनकी जांच कौन करेगा? जांच भी आप ही करेंगे, कंपनी भी आप ही की है, फैसला भी आप ही करेंगे। आईएएस के रिश्तेदार की कंपनी है या नेता के रिश्तेदार की कंपनी है? तो मैं ही वो मुंसिफ हूं और मैं ही दरोगा हूं और मैं ही जज हूं, होगा क्या उसमें, रिजल्ट क्या है? तो संजय जी ये सब चीजें तो बेमानी हो चुकी हैं। आज देखिए इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, क्या विपक्ष की हिम्मत पड़ रही है कोई इस्तीफा मांगने की? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो आतंकवादी घटना हुई थी, लाल किले पर जो बम विस्फोट हुआ था, आज तक कोई जवाब आया? किसी विपक्ष की हिम्मत हो रही? क्योंकि विपक्ष का नेता अगर कोई बोलेगा उसी को देशद्रोही बता देंगे और शुरू हो जाएगा काम उसका, इसलिए कोई बोलता ही नहीं। हम जैसे आप जैसे लोग बोल रहे हैं, गाहे बगाए कई सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे आपके सामने आ रही, बाकी लोगों के सामने आ रही, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया। अब तो कोई इस्तीफा ही नहीं मांगता, अब तो कोई इसको बहुत बड़ी बात मानता ही नहीं। दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जीती, लगभग 1 साल होने वाला है, एक कहीं सड़क पे इन्होंने रोडी बजरपुर तारकोल नहीं डाला है, एक कोई इन्होंने नया काम नहीं किया है। पोल्यूशन पिछले साल से डबल है इस बार, अभी भी है, आज भी है। हमें मजबूरी में इस बार प्यूरिफायर लेना पड़ा है। ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं पोल्यूशन नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जहां पोल्यूशन नापने के पैमाने लगे हुए उनके ऊपर फव्वारे लगा रखे हैं, वहां पानी छिड़का जा रहा है आसपास। तो क्या करेंगे आप इनका? गजब गजब सीन है। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या कहा जाए इससे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।